Hello students, this is chapter number 9 India after independence। एक पार्ट हमने इसका देख लिया है। आज उसके आगे का हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने देखा कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, अभी जो प्रिंसली इंडिया थी वो सारी चीज़ें एक राज्य को एक देश बनाने में हेल्प करना चाहती थी। इसके लिए बहुत फाइट्स हुए थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो नाम उभर कर सामने आया था वो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आया था। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन की बात कही थी नेहरू जी ने, उसका एक्ट जो आया, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 recommended the reorganization of the state boundaries. On November 1st, 1956, India was divided into 14 states and 6 union territories. आज़ादी के बाद हमारा जो देश था वो उसमें 14 स्टेट्स थे, 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। The large Hindi speaking region of North India was also to be broken up into several states. अब जो नॉर्थ इंडिया था, जो कि हिंदी स्पीकिंग रीजन था, वो भी 7 सेवरल स्टेट्स में टूटने वाला था। सॉरी 7 नहीं, कई सारे। A little later in 1960 the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speakers. और 1960 के बाद में बॉम्बे भी 2 राज्यों में बंटने की कगार पे था, एक जिसमें कि मराठी बोलने वाले लोग थे और एक जिसमें कि गुजराती बोलने वाले लोग थे। In 1966 the state of Punjab was also divided into Punjab and Haryana. The former of Punjabi speakers who were also mostly Sikh, जितने भी सिख थे, the latter for the rest who spoke not Punjabi but version of Haryanvi और हिंदी। तो कुछ हरियाणवी हो गए, कुछ पंजाबी हो गए। Lifting India and Indians out of poverty, providing employment, development of industry and agriculture were some of major challenges for in front of न्यू गवर्नमेंट। अब कई सारी नए चैलेंजेस थे, रिलीजियस तो हो गया बट एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर वगैरह कई सारी चीज़ें थी जो कि एक चुनौती थी सरकार के सामने में। तो ओवरकम दिस चैलेंजेस इंडिया प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन मार्च 1950। और इन सारी चीज़ों को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए जो प्लान बनाया गया वो बना था मार्च 1950 में। The government sought to uplift the condition of India's teeming million by exploiting the country's rich resources, जो कि नेचुरल भी थे या अदरवाइज जो भी थे, eventually providing employment opportunities to all and by increasing the production level in agricultural as well as industrial sector। तो प्रोडक्शन बढ़ाना था तो रोज़गार बढ़ जाते। तो कई फील्ड्स में काम हुआ यहाँ पे। फॉलोइंग वर आर मेजर फंक्शंस ऑफ द कमीशन। क्या क्या उनकी मेजर फंक्शंस थे? सबसे पहला, टू असेस द कंट्रीज रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज हैं उस तक पहुँचना। टू फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान दैट मेक एन इफेक्टिव यूज़ ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, 5 पंचवर्षीय योजना लागू करने की चीज़ें हुई यहाँ पे। टू डिटरमाइन नेशनल प्रायोरिटीज़ एंड अलॉट रिसोर्सेज टू द प्लान्स, टू मेक अप्रेजल ऑफ plans periodically in order to check their progress. In 1951, the first 5-year plan was announced and the Prime Minister Jawaharlal Nehru was the chairman of that. सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो हुई थी 1951 में और इसके चेयरमैन थे हमारे प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू जी। Since then, Planning Commission has helped in the better utilization of country's resources for the common good of the citizen. अब हमारे कंट्रीज़ के जो रिसोर्सेज थे उनका अधिक से अधिक उपयोग करने की बात हुई हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए। द प्लानिंग कमीशन इज़ कंसिडर्ड बाय मेनी एज द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट। स्टेट सीज्ड टू बी princely state and when its prince agreed to merger with India or Pakistan was defeated. But many of these states were retained as administrative units until 31st October 1956. Hence the category erstwhile princely state for the period 1947 to 48 to 31st October 1955। ठीक है, तो यहाँ पे एक कभी भी स्टेट था जो कि सीज़ हुआ, जहाँ पे एक राष्ट्र प्रिंस मिले थे, तो उन्होंने भी अग्री करी इस बात में कि चलो मर्ज करते हैं विद इंडिया और पाकिस्तान, और वॉज डिफीटेड, या तो वो हार जाए या तो भारत पाकिस्तान से
मर्ज हो जाए, बट मेनी ऑफ दिस स्टेट्स वर रिटेन्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स until 31st अक्टूबर 1956। तो 31st अक्टूबर 1956 तक भी ऐसे कई सारे स्टेट्स थे जो कि रिटेन किए गए थे। अब आती है बात इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की। हमारे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो क्या थी। द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी वॉज लेड ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट when our leader, even when fighting for independence, were engaged with the great causes of the time. The principles of India foreign policy that emerged then have stood the test of time. A belief of friendly relation with all countries of the world, the resolution of conflict by peaceful means, the sovereign equality of the states, independence of thoughts and action as manifested in the principles of non-alignment and equity in the conduct of international relations। तो जो बेस दिया गया था कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो कब हुआ था, ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट्स, जब हमारी आज़ादी के कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स चल रहे थे तभी इसको बेस दे दिया गया था। और द प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी क्या था, इमर्ज देन हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, अ बिलीफ ऑफ फ्रेंडली रिलेशन की एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए सभी देशों से। द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय पीसफुल मीन, शांति के साथ वार्ता हो, शांति के साथ कोई भी काम किए जाए। तो जो भी चीज़ें थी वो शांति और भाईचारे का ही एक संदेश वो देश को भी देना चाहते थे और उसी के आधार पर उनकी पॉलिसी भी सारी हुआ करती थी। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, India was founder member of non-alignment movement. India has played an active role in strengthening the movement and making it effective voice in representing the collective aspiration in the interest of the developing countries or such vital issues as development, peace and stability. India hosted the 7th NAM summit in Delhi 1983. In recent year, India played a vital role in ending Cold War. एक जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसको भी रोकने में इंडिया सक्सेसफुली एक वाइटल रोल प्ले किया था इंडिया ने। इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन द forefront of the world community in the struggle against colonization. India has played a major role in removing the vestiges of colonialism in other part of the developing world, particularly in Africa. India was also first country to raise the question of racial discrimination in South Africa in 1946। जो भी भेदभाव था उसको भी ख़त्म करने में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंचशील, व्हाट इज़ पंचशील? The 5 principles of peaceful coexistence or Panchashil are a series of agreement between the People's Republic of China and India। जितने भी पीपल हैं इनके जो गणतंत्र है इसकी जो एग्रीमेंट्स हैं that is Panchashil. It was formed in 1954 within the context of decolonization to ensure that newly independent nation would not have the same aggregation relationship they once had with colonizers। कि अब जो हो चुका है वो चीज़ अब दोबारा से रिपीट नहीं की जाएगी, ऐसा कहना था। तो सबसे पहला क्या था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रीगेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, पीस, कोएग्जिस्टेंस। तो ये 5 मैसेजेस थे पंचशील के। A notable feature of Indian foreign policy has been its strong advocacy of general and complete disarmament. To see this world free of nuclear weapon, India has opposed discriminatory treaties such as Nuclear Non-Proliferation Treaty, जिसको कि NPT भी कहा जाता है, एंड कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको कि CTBT कहा जाता है, एंड हैज़ रिफ्यूज्ड टू गिव अप इट्स न्यूक्लियर ऑप्शंस अंटिल ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट एम्ब्रेस इंडिया ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्टमेंट इन अ फेज्ड मैनर। परमाणु क्षेत्र में भी भारत अब बढ़ चढ़कर आगे आने लगा था। As a founder member of United Nations, India has been firmly committed to purposes and principles of United Nations and has made significant contribution to its various activities.
बहुत रोल भी प्ले किए थे, इंक्लूडिंग पीस कीपिंग, जैसे कि शांतिपूर्ण व्यवहार ऑपरेशंस। India has been participating in all the peacekeeping operations, including those in Korea, Egypt, and Congo in earlier years, in Somalia, Angola, and Rwanda in recent years. जितने भी शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण चीज़ें होती थी, एक्टिविटीज़ थी, इन सब में भारत ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। It has been an active member of Group of 77 and later a core group of G15 nations. Other issues such as environmentally sustainable development and promotions and protection of human rights have also been an important focus of India's foreign policy and international forum. कि सबको समान अधिकार मिले, मनुष्यों का समान अधिकार, G15 नेशन में शामिल होना, ग्रुप ऑफ 77 इसमें शामिल होना, तो कई सारे ऐसे पड़ाव थे जो कि इंडिया ने पार किए थे। कीपिंग अकॉर्डली एंड फ्रेंडली रिलेशन विथ नेबर इज़ अनदर फीचर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। एक ये भी एक फॉरेन पॉलिसी का ही हिस्सा था कि उनको अपने जो भी पड़ोसी देश थे उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसा एक अच्छा नेचर होना चाहिए। इंडिया प्लेड एन हिस्टोरिक एंड यूनिक रोल इन लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश विच इमर्ज्ड एज अ सॉवरेन nation in 1971 through the implementation of the 1964 and 1974 agreement. The issue of stateless people of India origin in Sri Lanka were resolved. The Indian government has taken recent initiatives to further strengthen ties with our neighbors, which have won international appreciation. These initiatives are based on 5 clear principles. कौन कौन से 5 principles हैं ये? With neighbors like Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal and Sri Lanka, India does not ask reciprocity but give all that it can in good faith and trust. कुछ भी ऐसी डिमांड नहीं करेगा, बट जितना भी अच्छा हो सकेगा वो करेगा। No South Asia country should allow its territory to be used against the interest of another country of the region. किसी की इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी देश जाकर के कुछ भी उसका यूज़ नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता। नन विल इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर, कोई भी किसी के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगा। ऑल साउथ एशियन कंट्रीज़ मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल एंड सवर एंटी, कि एक दूसरे में जितनी भी अदर्स दूसरों के टेरिटोरियल है इन सब में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, रेस्पेक्ट करेगा। फाइनली दे शुड सेटल ऑल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल बायलैटरल नेगोटिएशंस, और हर कोई एक पीसफुल शांतिपूर्ण व्यवहार बना करके रहेगा, एक शांतिपूर्ण वातावरण बना करके रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थीं जो कि भारत ने हासिल करी आफ्टर इंडिपेंडेंस। कैसे वो दूसरे के बंदी बन के रहा था, कैसे वो आज़ाद हुआ, कैसे उसने अपनी ऊंचाइयों को छुआ। सो दिस वाज अ चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट इट्स एक्सरसाइजेस। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।